एंड सो दिस इज समथिंग नोन एज द खिलाफत मूवमेंट. व्हाट वाज द खिलाफत मूवमेंट? इसमें हमें तीन चीजें पढ़नी होंगी. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ खिलाफत मूवमेंट, देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कोर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, रीजंस बिहाइंड द फेलियर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, एंड देन द इम्पैक्ट और इंपॉर्टेंस और द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट. तो ये तीन से चार चीजें हैं जो हमें पढ़नी पड़ेंगी. उसके बाद ये हमारा चैप्टर इंशाल्लाह आज की क्लास में इसे खत्म कर देंगे. So first and foremost, we need to discuss about the establishment of खिलाफत movement. तो सबसे पहले क्या बात करेंगे हम? Establishment of खिलाफत movement के बारे में हम बात करेंगे कि खिलाफत movement क्या है. First of all, let's understand this word खिलाफत and the system of caliphate. सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं हम कि कैलिफेट वाली बात होती क्या है. So let's see the map over here. Let's see this diagram over here, everyone. And in this diagram we can see something that this box represents something known as the Ottoman Empire. ये जो डब्बा आपको नजर आ रहा है, ये डब्बा क्या शो करता है? ये डब्बा शो करता है मुसलमानों की एक एम्पायर जिसका नाम है ऑटोमन एम्पायर. ऑटोमन एम्पायर को उर्दू में कहते हैं सल्तनत उस्मानिया. सो दिस इन उर्दू इज नोन एज सल्तनत उस्मानिया because the head of this empire, the person who started this empire, was a Turkish person and his name was Usman bin Ertugrul. And so that is why he is known as the founder of the Ottoman Empire. इस उस्मान का हजरत उस्मान से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन दिस पर्सन वाज अ मुस्लिम एंड दिस कैलिफेट बिलोंग टू द मुस्लिम्स. अब ये जो पूरी की पूरी मुसलमानों की एक एम्पायर थी, ये बहुत बड़े इलाके को इनकम्पस करती थी. So when we talk about the world, it encompass the areas of Asia, it encompass the areas of Africa, also Europe, also the Middle Eastern Arab countries. तो बहुत सारे इलाके ऐसे थे जो कि इस एम्पायर में आया करते थे. एंड दिस एम्पायर, द मुस्लिम्स एम्पायर, वाज सेंटर्ड फ्रॉम टर्की. टर्की से ये एम्पायर चला करती थी. अब बैल्कन स्टेट्स कौन से होते हैं? बैल्कन स्टेट्स बिलोंग टू द सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज. कुछ सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज जैसे बल्गारिया, these states were the also Greece, these were the part of the central Europe, also known as the Balkan states. बैल्कन स्टेट्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं. अगर आपको लास्ट क्लास याद हो तो लास्ट क्लास में आपको एक बात बताई थी बैल्कन वॉर्स के बारे में. दैट वाज फ्रॉम 1912 एंड 1913. हमने आपको क्या पढ़ाया था? हमने आपको ये पढ़ाया था कि बैल्कन वॉर्स के नतीजे में some of the states had now got independence from the Ottoman Empire. कुछ इलाके ऐसे थे यूरोपियन कंट्रीज के जो कि ऑटोमन एम्पायर से आजाद हो गए थे. एंड why are we studying about it? हमारा क्या कंसर्न बैल्कन स्टेट से? हमारा कंसर्न ये है, हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे उनका कंसर्न ये था कि बैल्कन स्टेट्स को ब्रिटिश ने क्यों सपोर्ट किया टू डैमेज द ऑटोमन एम्पायर. कि अंग्रेजों ने मुसलमानों के एम्पायर को डैमेज किया था और इस वजह से हमें इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस भी था. नाउ वन थिंग मोर, दैट इज वर्ल्ड वॉर वन. जब हम वर्ल्ड वॉर वन पढ़ते हैं तो वर्ल्ड वॉर वन दुनिया में कब से कब तक हुई है? फ्रॉम 1914 टिल 1918. सही है, 4 साल तक ये जंग चली है. 1914 से लेकर 1918 तक ये जंग चली है. और जब ये जंग चल रही थी तो किस तरीके से चल रही थी? दैट ऑन वन हैंड देयर वाज जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, एंड अलोंग विद देम वाज द ऑटोमन एम्पायर. ऑन द अदर हैंड देयर वाज ब्रिटेन, फ्रांस, also Russia and the colonies of Britain and the colonies of France including India. तो इस तरीके से इंडिया भी इसका पार्ट था, यानी कि हिंदू भी इसका पार्ट थे और मुसलमान भी इसका पार्ट थे. आपको यहाँ पे सवाल करना चाहिए, आपको सवाल ये करना चाहिए कि सर जब मुसलमानों की एम्पायर है ऑटोमन एम्पायर, तो मुसलमान क्यों लड़ रहे थे ब्रिटिश के बिहाफ पे ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट? Muslims were fighting this because the Muslims were promised by the British that they are not going to hurt the Ottoman Empire. ये मुसलमानों से इस बात का वादा किया गया था कि तुम लोग वॉर में हमारा साथ दो, हम लोग ऑटोमन एम्पायर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. बट व्हेन द वर्ल्ड वॉर वन एंडेड, जब ये वर्ल्ड वॉर वन एंड हुई तो उसके बाद ब्रिटिश एंड फ्रेंच स्टार्टेड टू पनिश देयर एनिमीज. उन्होंने अपने दुश्मनों को पनिश करना शुरू कर दिया. इसका मतलब यह है कि जर्मनी को भी पनिशमेंट दी जाएगी, ऑस्ट्रिया हंगरी को भी पनिशमेंट दी जाएगी और साथ ही साथ ऑटोमन एम्पायर को भी पनिशमेंट दी जाएगी. एंड सो इन 1919 there was a treaty that was passed and it is known as the Treaty of Versailles. एक ट्रीटी साइन की गई है 1919 में जिसे हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स. ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स was a peace treaty. मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, that it was a peace treaty. But I believe and we all believe that
इट वॉजंट एग्जैक्टली अ पीस ट्रीटी, रादर इट वॉज अ पनिशमेंट ट्रीटी। के बजाहिर इसके नाम से ये पता चलता है कि ये एक बहुत ही कोई पीस ट्रीटी थी जो कि सीज फायर कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि इट वाज जस्ट अ पनिशमेंट ट्रीटी अगेंस्ट जर्मनी। तो जर्मनी को मेनली सजा देने के लिए ये ट्रीटी बनाई गई थी। इस ट्रीटी के अंदर क्या कहा गया? इस ट्रीटी के अंदर ये कहा गया दैट जर्मन फोर्सेस वुड बी रिस्ट्रिक्टेड, जर्मनी की जो आर्मी थी उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। दैट जर्मनी कुड हैव ओनली 100,000 सोल्जर्स, सिर्फ और सिर्फ 100,000 के सोल्जर्स हो सकते हैं, इससे एक्सीड नहीं कर सकते। साथ ही साथ जर्मनी के ऊपर बहुत ज्यादा फाइन लगाए गए। जर्मनी हैड टू पे अ लॉट फॉर इन द फॉर्म ऑफ रिपेरेशन। रिपेरेशन का मतलब क्या है कि जर्मनी के ऊपर ये फाइन लगा दिया गया, जुर्माना लगा दिया गया कि वॉर में जितना भी नुकसान हुआ है वो जर्मनी को ही भरना पड़ेगा। साथ ही साथ जर्मनी के ऊपर लिमिट्स लगा दी गई बॉर्डर के ऊपर भी, दैट द जर्मन बॉर्डर विद फ्रांस, कि वहां पर एक खास इलाका था, एक बॉर्डरिंग एरिया था जहां पे जर्मन अपनी फोर्सेस को लेके नहीं जा सकते। There were so many other restrictions on Germany as well. For example, there was a restriction that Germany cannot make weapons, कि वो weapons भी नहीं बना सकता। And so, although this Treaty of Versailles did actually stop the war, इससे वॉर तो खत्म हो गई, सीज फायर तो हो गया, लेकिन हकीकत ये है कि इसने जर्मनी को बिल्कुल क्रश कर दिया। इफ आई टेल यू कि इसमें मजीद क्या क्या चीजें थी, तो फॉर एग्जाम्पल जर्मनी के टुकड़े कर दिए गए थे। जर्मनी को टुकड़े करके एक अलग मुल्क बना लिया गया, एंड दैट कंट्री वाज पोलैंड, एक अलग से मुल्क बना लिया गया। तो जर्मन्स बहुत परेशान थे। मैं आपको एग्जांपल देकर बता रहा हूं कि प्री वर्ल्ड वॉर वन जर्मनी में एक डबल रोटी, अ लोफ ऑफ ब्रेड वाज ऑफ 25 मार्क्स, 25 मार्क का एक डबल रोटी मिलती थी। लेकिन जब ये वॉर खत्म हुई तो उसकी प्राइस कितनी हो गई? 2500,000 मार्क्स। मतलब क्या आप अंदाजा लगाओ कि एक डबल रोटी जो थी वो 2500,000 मार्क्स में मिलती थी। So this was because of so much fine that it was paying, Germany was paying. It was not only inflation, this is known as hyperinflation. Hyperinflation क्या होती है? हद से ज्यादा महंगाई हो जाती है कि जर्मनी में पेपर करेंसी की कोई वैल्यू नहीं थी उस जमाने में। एंड सो द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया वर ऑब्जर्विंग द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। हिंदुस्तान के मुसलमान ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को ऑब्जर्व कर रहे थे, और इसी तरीके के दो मुसलमान भाई थे जिन्हें हम कहते हैं अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स कौन कौन से थे? एक का नाम था मौलाना मोहम्मद अली जौहर और दूसरे का नाम था मौलाना शौकत अली। सो दीज वर द टू ब्रदर्स नोन एज दी अली ब्रदर्स। और इन दोनों भाइयों के साथ साथ देयर वाज अनदर पर्सन फ्रॉम कांग्रेस, अ मुस्लिम पर्सन फ्रॉम कांग्रेस, एंड हिज नेम वाज मौलाना अबुल कलाम आजाद। इन तीनों ने ये डिसाइड किया कि ऐसा ना हो कि जर्मनी को जिस तरीके से पनिशमेंट दी गई हैं, मुसलमानों की ऑटोमन एम्पायर को भी इसी तरीके की पनिशमेंट दी जाए। एंड सो दीज पीपल फाउंडेड अ मूवमेंट नोन एज दी खिलाफत मूवमेंट, और इस तरीके से खिलाफत मूवमेंट को इन लोगों ने बना दिया। नाउ द क्वेश्चन that is asked for 7 marks is explain the reasons behind the formation of Khilafat movement. This question is asked several times in the exam for 7 marks. 7 मार्क्स के लिए यह सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, और आपने भी कई बार इसे नोटिस किया होगा कि बहुत बार यह सवाल पूछा जा चुका है। So what were the reasons behind the formation of खिलाफत मूवमेंट? क्या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से खिलाफत मूवमेंट बनी है? इन रीजंस को हम जरा पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रीजन 1, 2 एंड 3। रीजन 1 says fear of abolishment of caliphate. मुसलमानों को डर किस बात का था? मुसलमानों को इस बात का डर था कि ऐसा ना हो कि अब जब भी पनिशमेंट दी जाए, जब भी मुसलमानों के अगेंस्ट, ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट कोई ट्रीटी आए, तो ऐसा ना हो उस ट्रीटी के नतीजे में मुसलमानों की एम्पायर, खिलाफत को, कैलिफेट को खत्म कर दिया जाए। बट व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कैलिफेट फॉर द मुस्लिम्स? The caliphate was religiously and politically very important and significant for the Muslims of India and Muslims all over the world. हिंदुस्तान का मुसलमान हो या पूरी दुनिया में कहीं पर भी मुसलमान रहता हो, उसके लिए कैलिफेट की बड़ी इंपॉर्टेंस थी, ना सिर्फ पॉलिटिकली बल्कि रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी थी। अब ये जरा समझते हैं इस बात को कैसे होता है। व्हाट डू वी मीन बाय पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस? दिस वाज द लास्ट empire of the Muslims, that was one of the mightiest empires in the world at that time. मुसलमानों की दुनिया से तकरीबन सारी ही बड़ी एम्पायर्स खत्म हो चुकी थी।
एक ही बड़ी एम्पायर हमारी बाकी थी। तो पॉलिटिकली अगर ये एम्पायर भी हमारी नहीं होगी तो मुसलमान डिवाइड हो जाएंगे, मुसलमानों की कम्युनिटी खत्म हो जाएगी, मुसलमानों की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, पॉलिटिकल डिक्लाइन हो जाएगा मुसलमानों का। सो द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया वर वरिड अबाउट इट। जो हिंदुस्तान के मुसलमान थे वो परेशान थे इस बारे में कि यार दुनिया में हमारी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगी। आप देखो ना आज क्या है, आज यही तो हाल है, आज हमारी कोई खिलाफत नहीं है, आज हमारी कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं है। फलस्तीन का इशू हो या अगर कश्मीर का इशू हो तो उसके ऊपर पूरी मुस्लिम कम्युनिटी एक साथ मिलकर काम नहीं करती उसके ऊपर। द रीजन इज दैट वी आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट बाउंड्रीज, वी आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कंट्रीज, जिसकी वजह से आज हमारी यूनिटी नहीं है, इसीलिए पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस नहीं, हमारी कोई बात सुनता ही नहीं है। रिलीजियस सिग्निफिकेंस इसकी क्या थी? रिलीजियस सिग्निफिकेंस इसकी ये थी दैट द वर्ड खिलाफत कम्स राइट आफ्टर द डिमाइस ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद से ही ये वर्ड बनना शुरू हो गया था इन द फॉर्म ऑफ द राइटली गाइडेड कैलिफ्स। जो खुलफाए राशिदीन थे उन्होंने ही, उनके ही दौर में ये निजाम शुरू हुआ था। एंड द रूलर वाज नोन एज खलीफतुर रसूल अल्लाह। जो उस जमाने में रूलर होता था, जो सक्सेसर्स थे होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनका नाम, उनका टाइटल होता था खलीफतुर रसूल अल्लाह। दोस पीपल हु वर सेकंड इन अथॉरिटी आफ्टर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। But slowly and gradually, this system of caliphate was more of political nature rather than the religious nature. आहिस्ता आहिस्ता इसमें रिलीजन तो इतना नहीं रह गया था, हाँ, लेकिन नाम का तो रिलीजन मौजूद था। और ये टाइटल से हमें बड़ी अकीदत है। टाइटल क्या है? टाइटल है खलीफतुर रसूल अल्लाह, मींस द पीपल हु केम आफ्टर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू रिप्रेजेंट हिम। यहां पर हम इनके लीडर्स को सिर्फ खलीफा कहते थे या अमीरुल मोमिनीन कहते थे, बट स्टिल दीज पीपल वर द फिगर हेड्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। तो मुसलमानों को डर किस बात का है? मुसलमानों को डर इस बात का है दैट might be possible that the caliph and his family would be mistreated, might be possible that the caliph and his family would be exiled from the country just because we know what happened to the Mughal empire in India। हमने देखा है अंग्रेजों ने क्या असर किया था मुगल एम्पायर का, तोड़ दिया था मुगल एम्पायर का, मुगल लेगेसी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दी उन्होंने। जब लास्ट मुगल एम्पायर को, उसकी फैमिली को उन्होंने एक्साइल कर दिया था, बेटों को कत्ल कर दिया था। So Muslims were worried about the Ottoman family, the Ottoman caliphs, because of the religious and political significance. Moreover, the Muslims were also worried about the holy places in the Ottoman Empire. मुसलमानों को बहुत ज्यादा फिक्र थी कि ये जो होली प्लेसेस हैं उनके साथ भी कुछ मिसट्रीटमेंट हो सकता है। एंड व्हाट वर दोज होली प्लेसेस इन द ऑटोमन एम्पायर? मक्का, मदीना एंड जेरूसलम। ये जितनी भी अरब कंट्रीज आज अब देखते हैं जो आजाद हो गई हैं, प्रीवियसली दे वर द पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। ये अरब जितने भी ममालिक हमें नजर आते हैं ये सारे के सारे ऑटोमन एम्पायर का ही हिस्सा थे। और मुसलमानों को डर इस बात का था कि मक्का, मदीना, जेरूसलम जैसे मुकद्दस जगहें, इनकी बेहुरमती ना हो जाए, कोई यहाँ पर ब्लास्फेमी ना करे, कोई यहाँ पर इंसल्ट, डिसरिस्पेक्ट ना करे इन जगहों को। मे बी डिमोलिश कर सकते थे वो लोग, कुछ भी कर सकते थे, या फिर बहुत ही मिनिमम अगर एक मैं बात बताऊं उनके लिए, दैट वाज टू पुट अ बैन ऑन पिलग्रिमेज। ऐसा भी तो हो सकता था कि अगर वहां पे कब्जा कर लिया जाता नॉन मुस्लिम्स का, तो नॉन मुस्लिम्स पाबंदी लगा देते कि अब यहाँ पर कोई भी मुसलमान हज और उम्रे के लिए, जियारत के लिए आ ही नहीं सकता, फिर आप क्या कर लेते? So the Muslims were worried about this and the fate of the Ottoman Empire. Muslims also feared that the similar punishments like Germany, Austria and Hungary would be imposed on Ottoman Empire. मुसलमानों को इस बात का भी डर था कि जिस तरीके से ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स आई है, बिल्कुल उसी तरीके की पनिशमेंट अब ऑटोमन एम्पायर को भी मिलेगी। मुसलमानों को इस बात का भी डर था कि ब्रिटेन के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ द रोल ऑफ ब्रिटेन प्रीवियसली अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर्स ऑफ द वर्ल्ड। चाहे मुसलमान उस जमाने में पर्शिया में हो, अफगानिस्तान में हो, इंडिया में हो, जहां जहां पर भी मुसलमान थे, मुसलमानों के साथ कभी भी अच्छा सलूक नहीं किया था। एंड प्रीवियसली वी हैड सीन द रोल ऑफ ब्रिटिश इन द बैल्कन वॉर्स, so we know that the British cannot be trusted, and so the Ali brothers along with Maulana Abul Kalam Azad founded the Khilafat movement। तो इस तरीके से खिलाफत मूवमेंट बनी है। Now let us see one by one, step by step, the course of the खिलाफत मूवमेंट। ये खिलाफत मूवमेंट किस तरीके से आगे प्रोसीड करती रही, प्रोग्रेस करती रही। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कोर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। इन नवंबर 1919 the first ever खिलाफत कॉन्फ्रेंस हैपेंड इन द सिटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली में एक खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई और इस खिलाफत कॉन्फ्रेंस के अंदर ऑब्वियसली अली ब्रदर्स मौजूद थे क्योंकि वो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, और उनके साथ साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद मौजूद थे क्योंकि वो भी फाउंडिंग मेंबर हैं। लेकिन हैरत हो रही है कि गांधी भी वहां पर मौजूद थे।
अब वाई इज गांधी प्रेजेंट एट द प्लेटफॉर्म ऑफ खिलाफत, ये गांधी का क्या काम है भाई वहां पे, जरा देख लेते हैं. In this first Khilafat conference, the Muslims, the leaders of the Khilafat movement gave their aims and objectives. उन्होंने वहां पर आके अपने aims और objectives को declare किया. ये बताया that why are we making this movement, अपने followers को बताया we are making this movement because we want to protect the caliph, we want to protect the holy places, we want to protect the caliphate. Easy. तीन काम है भाई हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स, तीन ही है. वो तीन ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि हम लोग कन्विंस करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि नुकसान ना पहुंचाए हमारी होली प्लेसेस को, हमारे कैलिफ को और हमारी कैलिफेट को. बट गांधी वॉज देयर एज वेल एंड गांधी टुक दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट द पॉलिसी ऑफ नॉन कॉपरेशन. गांधी ने वहां पर खिलाफत के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया और वहां पर आके गांधी ने भी स्पीच दी, जिसके बाद गांधी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मुसलमान नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का साथ दें. इन रिटर्न आई वुड ऑल्सो सपोर्ट द कॉज ऑफ कैलिफेट. और मैं हिंदू हूं लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों का रिलीजियस एंड पॉलिटिकल जो कॉज है उसे सपोर्ट करूंगा. दिस डज नॉट मेक एनी सेंस. इसकी सेंस तो नहीं बन रही. सेंस क्यों नहीं बन रही, आप हैरान परेशान हो जाएंगे. सर जो लोग हिंदू हैं वो क्यों आके सपोर्ट कर रहे हैं खिलाफत के कॉज को, मुसलमानों की कॉज को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं. बाद में गांधी की एक स्टेटमेंट आई, उससे अंदाजा होता है कि गांधी की ट्रू इंटेंशंस क्या थी. गांधी ने कहा कि इन सपोर्टिंग द कॉज ऑफ कैलिफेट आई हैव सेव्ड द लाइफ ऑफ काउ. क्या कह रहे हैं गांधी? गांधी ने कहा कि मैंने खिलाफत की कॉज को सपोर्ट करने के चक्कर में गाय की जिंदगी बचा ली है. अब ये क्या मामला है? ये मामला ये है कि 1919 से लेकर 1924 तक देयर वाज अ टाइम ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी when the followers of Khilafat movement and the followers of non-cooperation movement used to go hand in hand against the British government. मुसलमान और हिंदू, नॉन कॉपरेशन के फॉलोअर्स और खिलाफत मूवमेंट के फॉलोअर्स साथ साथ भाइयों की तरह रहते थे. इतना ज्यादा भाईचारा बढ़ गया था that Muslims did not even sacrifice cow during ईद उल अजहा. ईद उल अजहा में, बकरीद में मुसलमान गाय को ज़िबा नहीं करते थे, ये सोचकर कि हमारे हिंदू भाइयों को बुरा ना लग जाए. इसी तरीके से जो हिंदू थे वो भी मुसलमानों के फेस्टिवल्स को ऑब्जर्व करते थे, सेलिब्रेट करते थे, और ये बहुत एक अच्छा माहौल बना हुआ था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का. बहरहाल Muslims also decided that they would send a delegation to England to meet the Prime Minister Lloyd George, and over there they would try to convince him कि इस तरीके से punishment ना दी जाए. So in 1919, a delegation of Khilafat followers, Khilafat leaders was sent to England to meet the Prime Minister of England, Lloyd George. जो जमाने में प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, उनका नाम था लॉयड जॉर्ज, और उनसे मिलने के लिए खिलाफत का डेलीगेशन इंग्लैंड पहुंच गया. What did they talk about? The delegation demanded, we want Turkey to have justice. हम ये चाहते हैं कि टर्की को इंसाफ मिले. लॉयड जॉर्ज ने जवाब क्या दिया? लॉयड जॉर्ज ने बहुत सार्कास्टिकली जवाब दिया. उसने कहा, haven't you seen? We have given justice to Austria, Hungary and Germany. Why do you think Turkey would escape justice? क्या कह रहे हैं लॉयड जॉर्ज? लॉयड जॉर्ज ने कहा, आपने देखा नहीं, हमने इंसाफ तो किया है. हमने इंसाफ किया जर्मनी के साथ, हमने इंसाफ किया ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ. आपको क्यों लगता है कि हम ऑटोमन एम्पायर के साथ इंसाफ नहीं करेंगे? दिस स्टेटमेंट was rather sarcastic and this showed the failure of the meeting with Lloyd George. यहीं पर हमारी मीटिंग फेल हो गई लॉयड जॉर्ज के साथ, and which contributed to the failure of the खिलाफत movement. So the delegation came back to India, वापस इंडिया आ गए, and the next month in December 1919 they held another conference known as the second Khilafat conference in the city of Amritsar. अमृतसर के शहर में उन्होंने एक और कॉन्फ्रेंस की, और इस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड ये किया गया that we are going to persuade the Viceroy of India as well, कि हम लोग वाइसरॉय से मीटिंग करेंगे और वाइसरॉय को परसुएट करेंगे. वाइसरॉय नहीं मानेगा तो फिर एक बार और हम लोग इंग्लैंड जाएंगे, वहां पर जाके भी once again we'll try our best to meet the politicians of England and try to convince them that they should not punish the Ottoman Empire. And so in 1920, once again they met the Viceroy and once again they visited England, but all of these were ending up in failures. Viceroy इंडिया में बैठा हुआ है, वाइसरॉय क्या कर सकता है? वाइसरॉय कुछ भी नहीं कर सकता भाई. ये इंडिया की पॉलिटिक्स को डील कर सकता है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसका कोई खास रोल नहीं होगा. हाँ, आपके व्यूज को पहुंचा सकता है इंग्लैंड, बट नथिंग मोर देन दैट.
So there's no point of even forcing the viceroy कि भाई हमारी बात मान लो, वो कुछ नहीं कर सकता. And even when they went to England for lobbying का मतलब ये होता है कि आप इंग्लैंड जाएं, पॉलिटिशियन से मुलाकात करें और पॉलिटिशियंस को उनकी सपोर्ट गेन करें. All of these were ending in a failure because in 1920 the British, the French and USA signed up a treaty against Turkey known as Treaty of Sevres. ये सेवरेस और वर्साइल्स एक्चुअली है क्या? सेवरेस हो या वर्साइल्स हो, दीज आर द नेम्स ऑफ द प्लेसेस. ये क्या है? जगहों के नाम है इन फ्रांस. और उन्हीं के नाम पे जहां जहां ये ट्रीटी साइन की गई है, उन्हीं के नाम पे ट्रीटी का नाम रख दिया, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ट्रीटी ऑफ सेवरेस, ट्रीटी ऑफ लुज़ैन. तो इसी तरीके से नाम रख दिया गया. In 1920, this treaty was signed against the Ottoman Empire to punish the Ottoman Empire. Ottoman Empire was broken into pieces. इसे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया and the areas were taken by the French and the British. कुछ इलाके ब्रिटिश ने अपने कब्जे में ले लिए, कुछ इलाके फ्रेंच ने अपने कब्जे में ले लिए. So once again you are seeing that Treaty of Sevres contributed in the failure of the खिलाफत movement. अब मुसलमानों को बहुत बुरा लगा कि ये ट्रीटी आ गई. तो मुसलमानों ने क्या किया? दे इमीडिएटली वार्नड द वाइसरॉय ऑफ इंडिया. वाइसरॉय को 1920 में एक वार्निंग इशू कर दी कि अगर ये ट्रीटी के टर्म्स पब्लिश हो गए हैं और इंप्लीमेंट कर दिए गए, सो द मुस्लिम्स वुड लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड वाइड स्प्रेड स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट would happen in the country. मुसलमानों ने कहा कि अगर आपने ये ट्रीटी को कर दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा नॉन कॉपरेशन को फैलाएंगे और बहुत बड़े लेवल के ऊपर अब स्ट्राइक्स होंगी और प्रोटेस्ट होंगी. एज आई सेड, वाइसरॉय कुछ नहीं कर सकता. सो द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया बीइंग फ्रस्ट्रेटेड, they came up with another plan, and in 1920 several ulamas gave a fatwa that Muslims need to migrate from Hindustan to Afghanistan. ये एक उलमा ने एक ये फतवा जारी कर दिया कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं अब उन्हें हिजरत करनी होगी, इंडिया से निकलना होगा और अफगानिस्तान जाना होगा. ऐसा क्यों है? बिकॉज दे स्टार्टेड टू बिलीव दैट इंडिया इज दारुल हर्ब. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दारुल हर्ब? The enemy territory where we cannot perform in congregation because of the fear that the enemy might kill the Muslims in congregation. इस वजह से मुसलमानों ने फैसला किया कि दारुल हर्ब से निकल के दारुल इस्लाम यानी कि अफगानिस्तान चले जाएंगे, एक ऐसे मुल्क चले जाएंगे जो मुस्लिम मुल्क है. Now this had to be very symbolic for the Muslims. मुसलमानों के लिए बहुत सिंबॉलिक था. सिंबॉलिक किस तरीके से था? Because of the migration of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam from Makkah to Medina to escape the persecution of the Quraysh. ताकि कुरैश के जुल्म से बचने के लिए होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके फॉलोअर्स ने मक्का से मदीना हिजरत की थी. अब इसी तरीके से मुसलमानों ने भी हिजरत करना शुरू कर दी. 100, 50, 200, 300 इस तरीके से मुसलमानों ने जाना शुरू कर दिया. But then there came a day when about 18 to 20,000 Muslims reached at the gates of Afghanistan. कोई किताब कहती है 18,000, कोई किताब कहती है 20,000. 18,000 से लेकर 20,000 तक कुछ मुसलमानों की तादाद थी जो कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जाके खड़े हो गए. बट द अफगानी गवर्नमेंट क्लोज डाउन द गेट्स. अफगान गवर्नमेंट ने बॉर्डर को बंद कर दिया. अफगान गवर्नमेंट का कहना था कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते इतने सारे लोग हमारे मुल्क में आए. वी कैन नॉट इवन अकोमोडेट देम. अफगानिस्तान इटसेल्फ इज अ पुअर कंट्री. हम वैसे ही गरीब मुल्क हैं, इतने सारे लोगों को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? कहां घर देंगे, कहां जॉब्स देंगे? वी डू नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेस. नाउ दीज पीपल हु रीच्ड एट द गेट्स ऑफ अफगानिस्तान वर लेफ्ट होपलेस, होमलेस एंड जॉबलेस इन मिजरेबल कंडीशंस. इन लोगों के पास घर नहीं था, बेघर हो गए. इन लोगों के पास अपनी जॉब छोड़ के, घर बार कारोबार खत्म करके ये अफगानिस्तान के बॉर्डर पर आ गए थे कि अब बॉर्डर क्रॉस करेंगे और मुसलमान मुल्क में जाके रहेंगे. अब इन लोगों के पास कोई भी चीज मौजूद नहीं थी. सारी कश्तियां जला के आगे पहुंच चुके थे. अब ये बेचारे क्या करते? ये बेचारे करीब के ही ट्राइबल एरियाज में कहीं ना कहीं जगह ढूंढ के सेटल हो गए. लेकिन चलो, मटीरियल थिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज the spirit of these people was broken. जो लोगों की उम्मीदें थी, जो जज्बा था, वो खत्म हो गया. याद रखिएगा बेटा ये बात कि कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट अपने फॉलोअर्स के जज्बे से चलती है, उनके पैशन से, उनके एंथुजियाज्म से, उनके स्पिरिट से चलती है.
अब यहाँ पे जो फॉलोअर्स थे खिलाफत मूवमेंट के, वो अपने ही मसाइल में इतने ज्यादा गिर गए दैट दे वर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग विद द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, अब हमें कोई परवाह नहीं, हम तो भाई अपनी जिंदगी किसी ना किसी तरीके से गुजारेंगे, दोबारा से अपने आप को रीसेटल रीस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। And so this became another reason behind the failure of the Khilafat movement. Moreover, as the time is passing, जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है उस तरीके से फ्रस्ट्रेशन में इजाफा होता रहता है। हमने यही चीज डिस्कस की थी व्हेन वी वर डिस्कसिंग द स्वदेशी मूवमेंट। हमने क्या पढ़ा था दैट इनिशियली स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड ऑफ पीसफुली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई देन दे स्टार्टेड वायलेंस। अब यही कुछ वायलेंस यहां पर भी आपको नजर आ रहा है। In 1921, because of increasing frustration among the people of Khilafat movement and the non-cooperation movement, there were so many riots in Bombay. बॉम्बे में भी बहुत ज्यादा क्लैशेस हो रहे थे, बहुत हंगामा हो रहा था, एंड स्पेशली एट द रॉयल विजिट, the visit of Prince of Wales. The Prince of Wales came to India, but even the people did not hesitate in creating chaos in front of him. कि बादशाह या रॉयल फैमिली से कोई आता था, लोग फिर भी थोड़े बहुत तमीजदार हो जाते थे, लेकिन इस लम्हे पर कोई भी अपने गुस्से को काबू नहीं रख पा रहा था। एंड देयर वर अबाउट 53 किलिंग्स ड्यूरिंग द राइट्स ऑफ बॉम्बे। Moreover, in 1921, there was another Khilafat conference known as the Third Khilafat Conference, and this would be the last Khilafat conference. In this, there was a resolution given, एक resolution दी गई थी। resolution ये दी गई थी कि अब हमें रुकना नहीं है, अब हमें बिल्कुल भी बैक ऑफ नहीं करना है, अब हमें आगे बढ़ते रहना है और मजीद हालात को खराब करना है। बट व्हाट हैपेंड आफ्टर इट? after after the third Khilafat conference, or even during this particular time period of Khilafat conference, the British started to arrest the leaders of Khilafat movement along with the leaders of non-cooperation movement. British भी अब खामोश नहीं बैठेंगे, British भी इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे, and the jails were filled with about 35,000 people who were arrested during this time. इस जमाने में तकरीबन 35,000 के करीब लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, who were the followers of Khilafat movement or the followers of non-cooperation movement. अभी तक खिलाफत मूवमेंट कामयाब चल रही थी, इन अ वे कामयाब चल रही थी, मतलब बेहतर चल रही थी। दे वर एक्चुअली प्रेशराइजिंग दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को एटलीस्ट प्रेशराइज तो कर रहे थे। बट देन समथिंग बैड हैपेंड, एंड दिस बैड थिंग वाज द ब्रेकडाउन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हिंदुओं की और मुसलमानों की दोस्ती जो चल रही थी वो खत्म हो गई। दिस एंडेड बिकॉज ऑफ द टू इवेंट्स व्हिच हैपेंड वन बाय वन। One is known as the Mopla Rebellion and the other one is known as the चौरी चौरा इंसिडेंट ऑफ 1922। इन दो इवेंट्स के बाद हिंदू और मुसलमानों की दोस्ती भी खत्म हो गई। अब ये मोपला रेबेलियन क्या था? हु वर द मोपलास? मोपलास वर द फार्मर्स इन साउथ इंडिया। इंडिया के साउथ में रहने वाले किसानों का एक ग्रुप था जिसे हम कहते हैं मोपला। दे स्टार्टेड अ रेबेलियन अगेंस्ट द हिंदू लैंडलॉर्ड्स। उन्होंने हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ रेबेलियन स्टार्ट कर दी। रेबेलियन किस लिए स्टार्ट की गई थी? रेबेलियन इसलिए स्टार्ट की गई थी that the Hindu landlords were forcefully converting the Muslim farmers into Hinduism. कहना यह था कि जो हिंदू किसान है मुसलमानों के ऊपर जुल्म करता है, मुसलमानों के ऊपर टैक्स लगाता है, मुसलमानों को फोर्सफुली कन्वर्ट करता है हिंदुइज्म में। इसलिए ये जो मोपला बेचारे गरीब लोग थे, इन्होंने डंडे उठा लिए कि डंडों से जाके पिटाई करेंगे हम अपने हिंदू लैंडलॉर्ड्स की। लेकिन ये कहां डंडे लेकर जाएंगे? दूसरी तरफ जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं, इन्फ्लुएंशियल लैंडलॉर्ड्स हैं, उनके साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल है, वो लोग गन्स और कैनन्स लेकर आएंगे। एंड सो इन द रिजल्टिंग क्लैशेस अबाउट thousands of Moplas were killed, and because of that Hindu Muslim unity broke down. Another incident was Chauri Chaura incident. Chauri Chaura is the name of a village in India. Chauri Chaura गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव का नाम है हिंदुस्तान में, जहां पर एक इंसिडेंट हुआ। वो इंसिडेंट ये हुआ दैट गांधी वाज लीडिंग हिज मॉब टू प्रोटेस्ट इन चौरी चौरा। गांधी और उसके फॉलोअर्स वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे चौरी चौरा में, कि वहां पे पुलिस वाज स्टेशन टू स्टॉप दीज पीपल। एक वहां पे पुलिस का ग्रुप था विच वाज ट्राइंग टू स्टॉप द प्रोटेस्टर्स, जो लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। पुलिस की जिम्मेदारी है उसे रोकना, एंड सो द पुलिस वाज रेजिस्टिंग देम। The people got so angry that the people killed 21 policemen and burned down the police station। के पुलिस स्टेशन को भी जला दिया और 21 पुलिसमैन को भी मार दिया। इसके बाद क्या हुआ? गांधी कॉल्ड ऑफ हिज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट
गांधी ने फौरन से ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म कर दिया. इवन गांधी एंड हिज फॉलोअर्स वर सेंट टू जेल. लेकिन गांधी ने अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म किया तो हमें फर्क क्या पड़ता है? हमें फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि गांधी ने हमसे मशवरा क्यों नहीं किया? गांधी को मशवरा करना चाहिए था मुसलमानों से कि भाई अगर मैं पहले से इसे कॉल ऑफ कर दूं तो आपके पास कोई प्लान बी होगा या नहीं होगा? मुस्लिम्स फेल्ट बिट्रेड, मुस्लिम्स फेल्ट दैट दे आर बीइंग बैकस्टैप्ड बाय गांधी. मुसलमानों को लगा कि गांधी ने धोखा दे दिया यहाँ पे. गांधी को तो साथ साथ चलना चाहिए था ताकि हम प्रेशराइज करते रहते ब्रिटिश गवर्नमेंट को. वंस गांधी एंड हिज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वर गॉन, it meant that the backbone of the Khilafat movement was broken, which resulted in the failure of the Khilafat movement. In 1922, after the Turkish Revolution, the Sultan of Turkey was deprived of his power. उसकी powers को खत्म कर दिया गया था. And in 1924, Mustafa Kemal Atatürk, the person who was leading the Turkish Revolution, he finally abolished caliphate. उसने caliphate को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया और टर्की में वो डेमोक्रेसी लेकर आ गया, which finally was the last nail in the coffin of the Ottoman Empire. इस तरीके से Ottoman Empire हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई. द पॉसिबल क्वेश्चंस, कौन कौन से सवालात आ सकते हैं? एक सवाल तो आएगा, व्हाई डिड द खिलाफत मूवमेंट फेल? 7 मार्क्स का सवाल है कि खिलाफत मूवमेंट क्यों फेल हुई. और इसी को पूछने का एक और तरीका है, एक्सप्लेन द रीजंस बिहाइंड द फेलियर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट. खिलाफत मूवमेंट क्यों फेल हुई, इसकी आपको रीजंस को लिखना होगा. तो बहुत सारे रीजन यहाँ पर बनते हैं और रीजंस को आप अपने हिसाब से स्कोर दे दीजिएगा, तो उससे आपकी इवेल्युएशन भी रेडी हो जाएगी 14 मार्क्स के लिए. So these are the reasons behind the failure of the Khilafat movement. Starting with the failure of the meeting with Prime Minister Lloyd George. Starting में ही जो meeting थी वो fail हो गई थी, which showed the direction in which this movement would go on. And then the terms of the Treaty of Sevres were published, which showed that the punishment would take place irrespective of the fact that the Muslims were trying to persuade Prime Minister and the Viceroy. Then there were so many arrests of the political leadership of the Muslims and the Hindus, which also led to the demotivating, demoralizing effect on the followers. Moreover, the failure of Hijrat movement broke down the spirits and the passion of the followers of the Khilafat movement. Breakdown of Hindu-Muslim unity broke down the pressure on the British government. And finally, the abolishment of caliphate meant that there was no goal present for which the Muslims were fighting for all these years. जिस गोल के लिए मुसलमान इतनी मेहनत कर रहे थे, जब वो गोल, वो एम ही नहीं रहा, तो अब इतनी ज्यादा आवाज उठाने का फायदा क्या होगा? एंड देन वन मोर क्वेश्चन इज फॉर 14 मार्क्स. द फेलियर ऑफ हिजरत मूवमेंट was the most important reason behind the failure of the Khilafat movement. Do you agree or disagree? Give reasons for your answer. 14 marks. अब क्योंकि हमें सिंगल कोट्स के अंदर क्या नजर आ रहा है, सिंगल कोट्स के अंदर हमें एक रीजन नजर आ रहा है, दैट इज द फेलियर ऑफ द हिजरत मूवमेंट. सो वी वुड बिगिन आवर आंसर विद द फेलियर ऑफ द हिजरत मूवमेंट. बट देन we're going to talk about other reasons as well behind the failure. For example, the others written over here, इनमें से ये सारे reasons आप इन्हें explain करेंगे, and in the end you would give an evaluation that which one in your opinion was the most important reason and why do you think so. Okay, तो ये एक बड़ी अच्छी ट्रिक, अगर आप इस तरीके का काम करना शुरू कर दें, दैट यू कीप अप अ स्कोर. जितने भी रीजंस होते हैं ना, उन रीजंस पे स्कोर देना शुरू कर दो. इस तरीके से आपकी इवेल्युएशन करना बहुत आसान हो जाएगी. Now we move on to the last question of this topic, that is the impact of the Khilafat movement. के खिलाफत मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट था, किस हद तक कामयाब हुए, किस हद तक फेल हुए, जरा उसे देख लेते हैं. So how successful was the खिलाफत मूवमेंट का जवाब हम इस तरीके से लिख सकेंगे. Should know the successes of the खिलाफत movement and the failures of the खिलाफत movement, and in the end we can write the evaluation कि हमारी नजर में how successful was the खिलाफत movement. This question could be asked for 10 marks. 10 marks का ये सवाल आ सकता है, which is how successful was the खिलाफत movement. So let's talk about the successes first. सबसे पहले बात करते हैं कि इसने क्या अचीव किया. First and foremost thing is that it achieved the Hindu-Muslim unity. जो पहली बात हमने इसमें देखी थी कि मुसलमानों की और हिंदुओं की बहुत अच्छे लेवल की दोस्ती हो गई थी, और इस दोस्ती का फायदा क्या हो रहा था कि ब्रिटिश के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ता जा रहा था. एंड दिस प्रेशर कुड हैव आल्सो रिजल्टेड इन द इंडिपेंडेंस. हु नोज कि अगर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता तो इतनी ज्यादा जबरदस्त लेवल की रिवॉल्ट हो जाती कि अंग्रेजों को मुल्क छोड़ के जाना पड़ता.
Moreover, it also showed that the Muslims have their own leadership. मुसलमानों की अपनी लीडरशिप है. मुसलमानों को ये चीज नजर में आ गई मुसलमानों के कि पहले ये इतना ज्यादा डिपेंड करते थे, पहले इतना ज्यादा रिलाय करते थे ऑन कांग्रेस, लेकिन अब आइंदा से मुसलमान ये भी देखेंगे कि मुसलमानों के पास अपने लीडर्स हैं जो कि स्ट्रीट पावर को शो कर सकते हैं. दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन द मुस्लिम्स एक्चुअली शोड देयर स्ट्रीट पावर, एंड द अली ब्रदर्स वर द वंस हु टुक आउट, हु सेट फुट and also protested against the British government, just like the way Swadeshi and the Congress used to do in the past. मुसलमानों ने जब ये सीखा कि हमें कभी भी गांधी बैक ऑफ करके जा सकता है, तो मुसलमानों ने ये रियलाइज कर लिया कि आइंदा हमें कभी भी इनके ऊपर रिलाय नहीं करना है. हिंदूज और कांग्रेस जब भी मौका होगा मुसलमानों को बैक स्टैप कर सकते हैं. What were the failures of the Khilafat movement? The failures were notable. For example, Hijrat movement resulted in the loss of property, loss of hope as well, loss of homes. तो इसकी वजह से मुसलमानों की खासतौर पे उम्मीद खत्म हो गई. एक कॉज के लिए लड़ रहे थे, वो कॉज के लिए जिस कॉज के लिए लड़ रहे थे उसके लिए भी मुसलमानों ने अब उम्मीदें छोड़ दी. साथ ही साथ मुसलमानों ने अपने घर बार कारोबार हर चीज छोड़कर आए थे. तो द मुस्लिम्स वर नाउ इन मिजरेबल कंडीशन. इसका बहुत अफसोस था. एंड मोर ओवर द गोल फॉर विच दे वर फाइटिंग फॉर, वो गोल ही खत्म हो गया था. एक गोल आपने सेट किया है कि हम अचीव करेंगे कि खिलाफत मूवमेंट की वजह से पनिशमेंट ना मिले, लेकिन पनिशमेंट मिल गई. इन्होंने गोल अचीव किया था कि जो टर्की के भी लोग होंगे वो हमारा साथ देंगे, उन्होंने ऐसा नहीं किया. रादर दे वर मोर प्रो वेस्ट. तो इस तरीके से जो मुसलमान थे अब वो उम्मीद उनकी खत्म होती जा रही थी इन थिंकिंग अबाउट दी मुस्लिम कम्युनिटी. जितने भी मुसलमानों के लीडर्स अरेस्ट होते जा रहे थे उसकी वजह से मोमेंटम खत्म होता जा रहा था. ब्रिटिश ने जिस तरीके का क्रैकडाउन किया था उसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे थे अब वो खिलाफत मूवमेंट में इतना ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते थे. एंड सो मेनी पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स, बहुत सारे लोगों की जानें कुर्बान हो गई इसके अंदर. बी इट द इंसिडेंट ऑफ हिजरत मूवमेंट और द अरेस्ट, चाहे वो ब्रेक डाउन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी में मोपला रेबेलियन हो, इतने सारे इवेंट्स में इतने सारे लोगों की जानें कुर्बान भी हुई हैं. One success that we missed was the presence of two nation theory. Two nation theory कैसे साबित होती है? Two nation theory इस तरीके से साबित होती है that there came a point when the Muslims and Hindus were not supporting each other. तो इससे ये भी साबित हो जाता है कि two nation theory भी exist करती है. So these were the successes and the failures of the Khilafat movement. In the end, you can write your evaluation. आखिर में आप अपनी evaluation को लिख सकते हो. And that would be the end of the chapter.